हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेटल कटिंग के सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आपके चैप्टर 3 से। उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम उसी क्वेश्चन के आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अब आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the Engineering Services Examination 2010. To life is affected mainly by। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन डालिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 IES 2010। तो ये जो चीज़ है ये हमें पता चलती है मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मेन इफेक्ट होता है वो होता है आपका वेलोसिटी का, उसके बाद होता है फीड का, उसके बाद होता है डेप्थ ऑफ कट का। मतलब जो डेप्थ ऑफ कट होती है उसका इफेक्ट सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, और वेलोसिटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? द टू लाइफ इज अफेक्टेड मेनली बाय द कटिंग स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द कटिंग स्पीड। टू लाइफ जो मेनली डिपेंड करती है आपकी, वो कटिंग स्पीड पर डिपेंड करती है। सो कटिंग स्पीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the IES 1997। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। IES 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, नोज रेडियस, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट आर गिवन। तो इसको लिखिए क्या क्या गिवन है आपके। तो पहले में आपके गिवन है नोज रेडियस, सेकंड में आपके गिवन है कटिंग स्पीड, थर्ड में आपके गिवन है डेप्थ ऑफ कट एंड फोर्थ में आपके गिवन है फीड। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान रखिए हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने के लिए यहाँ पर आपका आना चाहिए मैक्सिमम और यहाँ पर आना चाहिए आपका मिनिमम। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका मैक्सिमम में आपकी कटिंग स्पीड, तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर क्या होगा आपका फीड, दैट इज 4। फिर क्या होगा आपका डेप्थ ऑफ कट, दैट इज 3। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन IES 1997 विल बी ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। काफ़ी इजी है। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी? नोज रेडियस। नोज रेडियस से सबसे लीस्ट इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू योर डेप्थ ऑफ कट। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है ना, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। तो ये तो आपको पता ही है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा अगर आप नोज रेडियस को कंसिडर नहीं करेंगे तो भी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका IES 1994, IES 1994, 2007। ये आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। आपका ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द राइट सीक्वेंस टू एडजस्ट द कटिंग पैरामीटर। क्या सीक्वेंस होना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए? फॉर इंक्रीजिंग द मटेरियल रिमूवल रेट इन टर्निंग विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा है? इट वांट्स टू इंक्रीज द मटेरियल रिमूवल रेट। इट वांट्स टू इंक्रीज द material removal rate. What is the formula of the material removal rate? It will be equals to FdV into 1000। ये फॉर्मूला था। अब इन तीनों में से सबसे पहले किसको इंक्रीज करना चाहिए ताकि आपकी टू लाइफ सबसे कम इफेक्ट हो? तो सबसे कम इफेक्ट किसके कारण होती है? ये तो आ गया आपका वेलोसिटी, ये आ गया आपका फीड, ये आ गया आपका डेप्थ ऑफ कट। तो सबसे पहले आप किसको इंक्रीज करेंगे? जल्दी से बताइए। सबसे पहले आप इंक्रीज करेंगे डेप्थ ऑफ कट को, फिर उसके बाद आप किसको इंक्रीज करेंगे? उसके बाद आप इंक्रीज करेंगे फीड को, फिर लास्ट में आप सब किसको इंक्रीज करेंगे? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को लास्ट में हम इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाने पर टू लाइफ ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हम इंक्रीज करेंगे डेप्थ ऑफ कट को, फिर हम इंक्रीज करेंगे फीड को, फिर हम इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी को। तो डेप्थ ऑफ कट का क्या है? 3,
फीड का क्या है आपका 2 और वेलोसिटी का क्या है 1, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, 2, 1, तो 3, 2, 1, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IAS 1994 2007 का सी। ध्यान रखिए यहाँ पर ये टूल लाइफ के रिगार्डिंग नहीं पूछ रहा है, यह मटेरियल रिमूवल रेट के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछ रहा है। तो मटेरियल रिमूवल रेट को इंक्रीज करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे डी, फिर करेंगे एफ, फिर हम करेंगे वी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IAS 2008। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। IAS 2008 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, पेशेंस के साथ सोल्व कीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है, इंटरेक्शन होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिडक्शन ऑफ द टूल लाइफ इन ए मशीनिंग ऑपरेशन। किसी मशीनिंग ऑपरेशन में टूल लाइफ रिड्यूस होने के लिए क्या क्या मेन रीजंस है। तो देखिए जो आपको ABCD ऑप्शन गिवन है उन सभी में 3 है, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, मतलब वो रीजन नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि टूल लाइफ डिक्रीज होने का क्या कारण है, वो है आपका टेम्परेचर राइज ऑफ द कटिंग एज, बिल्कुल सही है। फिर है आपका चिपिंग ऑफ द टूल एज, ये भी बिल्कुल सही है। 3 आपका ग्रेजुअल वियर एट द टूल पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। अगर हम फीड को इंक्रीज करते हैं तो आपके कटिंग फोर्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होते हैं, दैट विल नॉट रिड्यूस योर टूल लाइफ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, IAS 2008 and the answer of this question will be option A। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 are the correct answer। Now come to the next question। So this is the next question on your screen now, that is the IAS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। So the next question is IAS 1995। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ कट शॉर्टन्स द टूल लाइफ। ऑब्वियसली फीड, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट तीनों ही आपकी टूल लाइफ को डिक्रीज करते हैं, बट इंक्रीजिंग इन द डेप्थ ऑफ कट गिव्स राइज टू रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन टूल टेम्परेचर। मतलब ये टूल के टेम्परेचर को बहुत ही कम बढ़ाता है, सो दैट द टूल लाइफ विल बी डिक्रीजेज वेरी लेस। तो ये भी एक करेक्ट जो रीजन दे रखा है वो क्या है, सही है। तो एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ कट शॉर्टन्स द टूल लाइफ, मतलब टूल लाइफ को जरा सा कम करता है। और क्यों करता है, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ कट का जो इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है। सो इसका आंसर क्या होगा IAS 1995 का। देखिए यहाँ पर आपका असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है, दोनों ही करेक्ट है। और रीजन में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी क्या है, करेक्ट है। जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी क्या है, करेक्ट। इफ द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट देन व्हाट विल हैपन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर क्या होगा सही, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the engineering services examination 1999 and IAS 2010 कन्वेंशनल। 2 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कन्वेंशनल में, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। आपको क्या बताना है कि आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, लिखिए। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1999 and this question is again asked in the administrative services IAS 2010 and it is a conventional question। ये क्या है आपका, conventional question है। So first write down the given data। तो given data क्या है, पहले हम वो लिखते हैं, what are the given data। तो आप भी गिवन डाटा साथ में लिखिए और इसको सोल्व कीजिए। मेरे से पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सारे जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यू कैन यूज द कैलकुलेटर हियर। सो द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द टूल लाइफ वाज ऑब्टेन्ड फॉर द HSS टूल। ए 60-minute टूल लाइफ वाज ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग कटिंग कंडीशन। सो सबसे पहले लिखिए जो आपको टूल लाइफ ऑब्टेन्ड हुई है इनिशियली।
so this tool life initially was obtained will be 60 minute, it will be equals to 60 minute। तो t लिख लो सिंपली, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए क्या इक्वेशन गिव है, दैट इज v इंटू टी रेज टू पावर 0.13। सो जो टू लाइफ की जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू v इंटू टी रेज टू पावर 0.13। उसके बाद आपको गिवन है फीड, उसकी पावर है आपके 0.6, तो फीड की पावर है आपकी 0.6। उसके बाद गिवन है आपको डेप्थ ऑफ कट, और डेप्थ ऑफ कट की पावर आपको गिवन है 0.3। डेप्थ ऑफ कट की पावर क्या गिवन है 0.3 इक्वल्स टू c, इक्वल्स टू c। तो ये मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन है जिसको अभी आपको 3-4 बार यूज करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 बार आपको इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको कटिंग स्पीड क्या दे रखी है, v की वैल्यू, दिस v विल बी इक्वल्स टू 40 मीटर पर मिनट, 40 मीटर पर मिनट। उसके बाद आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, फीड, व्हाट इज फीड, फीड इज इक्वल्स टू व्हाट 0.25 mm, 0.25 mm। डी डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल्स टू 2.00 mm, 2.00 mm। अब क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन द टूल लाइफ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टूल लाइफ इफ स्पीड, feed and depth of cut are together increased by 25% and also if they are increased individually by 25%। तो मतलब एक तो हमें कैलकुलेट करना है ए, if v f d together are increased by 25%, और एक हमें क्या कैलकुलेट करना है देखिए b, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां मत लिखिए, चलो यहां लिखिए, इफ v इज इंक्रीज्ड बाय 25%, c लिखिए, इफ फीड इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, इफ d, इफ डेप्थ ऑफ कट आर इंक्रीज्ड बाय 25% एंड अगर वेलोसिटी को इंक्रीज किया है देन द फीड एंड डेप्थ ऑफ कट इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हम फीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ कट विल रिमेन कांस्टेंट, और अगर हम डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज कर रहे हैं देन योर वेलोसिटी विच मीन्स कटिंग स्पीड एंड फीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर 4 चीज़ें निकालनी है। एक ये निकालना है, हमें निकालनी है टू लाइफ जब v, f और d तीनों ही 25% इंक्रीज हो गए हो। फिर हमें निकालनी है अगर ओनली v को इंक्रीज किया बाकी दोनों को सेम रखा। फिर हमें निकालना है अगर हमने f को इंक्रीज किया बाकी दोनों को सेम रखा। फिर हमें निकालना है कि हमने d को इंक्रीज किया बाकी दोनों को क्या रखा, सेम रखा। तो वेयर f इज इक्वल्स टू फीड, d इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ कट एंड v इज इक्वल्स टू स्पीड। अब देखिए पहले हम 25% इंक्रीज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले a के लिए, a के लिए जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे देन द v डैश विल बी इक्वल्स टू v इंटू 1.25 बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द 25%। तो ये किसके इक्वल होगा, व्हाट इज v, v इज द 40 इंटू 1.25, पॉइंट हटाओ नीचे आ जाएगा आपका 100, it will be equals to 5, it will be equals to 4, it will be equals to 50 meter per minute. Now come to the feed, f dash will be equals to, what is the value of the feed, 0.25, so it is 0.25 into 1.25, पॉइंट हटाया नीचे 2 बार 0, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 2 बार 0, ठीक है। 25 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 इंटू 5 125, 5 रेज टू पावर 1, सो 25 इंटू 2 50, 50 और 1 51, तो यहाँ जाएगा आपके 5 और 25 इंटू 1 25 इंटू 1 25, 25 प्लस 5 30, so it will be 30, 1 2 3 4, so 0.3015 mm. Now come to the depth of cut. So what is d dash? D dash will be equals to, d dash is 2 into 1.25 which will be equals to
2 5 are 10, 1 2 2 are 4 and 1 5 and 2 1 are 2, 2.50 mm. 2.50 mm. Now we have to calculate the value of the tool life if V, F, D together are increased by 25%. But if you put this initial value T, V, feed and depth of cut, you can calculate the value of the C. तो आपको क्या करना है, C की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले T की वैल्यू को पुट करना है, फिर V की वैल्यू को पुट करना है, फिर आपको फीड की वैल्यू को पुट करना है, फिर आपको डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू को पुट करना है. ये सभी जब आप डाटा फीड करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द C. व्हाट विल बी द C? C will be equals to V. What is V? V is the 40 multiply with time. What is time? Is 60 raised to power 0.13 multiply with the feed. What is feed? Feed is 0.25. So 0.25 raised to power 0.6 multiply with the depth of cut. Depth of cut is 2 raised to power 0.3. From here you can calculate the value of the C. इसके वैल्यू आपको मिल जाएगी, C की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो ये वाली जो C की वैल्यू है आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पार्ट 1 पर. पार्ट 1 में हमें कैलकुलेट करना है T का वैल्यू. किसका वैल्यू? T का वैल्यू. तो ठीक है, दिस V डैश इंटू T डैश रेज टू पावर 0.13 इंटू F डैश रेज टू पावर 0.6 इंटू D डैश रेज टू पावर 0.3 will be equals to VTFD. तो ये वैल्यू आपकी C की वैल्यू है. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू C. ये किसके इक्वल हो जाएगा? C के इक्वल हो जाएगा. हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? T की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो बाकी सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए. V डैश का वैल्यू क्या है? 50. सो दिस विल बी 50 मल्टीप्लाई विद T डैश 0.13 मल्टीप्लाई विद F डैश. व्हाट इज F डैश? 0.3015. 0.3015 raised to power 0.6. D is the depth of cut, that is equals to 2.5 raised to power 0.3 will be equals to C. From here you will get the value of the T dash. T dash की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है in minute. That is the tool life if we increase the velocity, feed and depth of cut together by 25%. And if you solve this equation you will get the value of the T dash. और ये जो आपका T डैश का जो वैल्यू आएगा इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ मैं 2.29 मिनट. इतना कम हो जाएगा 2.29 मिनट. अगर हम इन सभी को इंक्रीज करते हैं देन यू विल गेट द वैल्यू एज 2.29 मिनट. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू विल गेट हेयर आंसर 2.29 मिनट. कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए. तो अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पर कि अगर हम सिर्फ वेलोसिटी को इंक्रीज करें, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट को कांस्टेंट रखें, तब आपकी टूल लाइफ क्या होगी. तो देखिए हमें रखना है वेलोसिटी को इंक्रीज. तो पहले मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ. ये वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ. देखिए अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं 25% देन दिस वी डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 50 मीटर पर मिनट. And if you increase the value of the feed by 25% then the value of the F dash will be equals to 0.3015 mm. And if you increase the depth of cut by 25% it will be equals to 2.50 mm. Now come to the case B. अगर हम सिर्फ वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं बाकी सभी को कांस्टेंट रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख लीजिए. नाउ सोल्व कीजिए आप इसके लिए B के लिए. तो B के लिए आप सोल्व कीजिए B. तो देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है T डैश अगेन फॉर द V इंक्रीज बाय द 25%. तो लिखिए ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी यहाँ लिखिए. C आप कैलकुलेट कर चुके हो. सो V का वैल्यू क्या है? 50. सो इट विल बी V डैश विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर पर मिनट एंड फीड विल रिमेन सेम. तो फीड आपका वही रहेगा, दैट इज 0.25 mm and depth of cut will be equals to 2.00 mm. So remaining things will be same. Now put this in this equation. तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई विद T. T को तो हमें कैलकुलेट करना है T डैश दैट इज 0.13 पावर हो जाएगा इसका. F क्या है आपका 0.25 रेज टू पावर आपकी 0.6
into d. D is 2 raised to power 0.3 equals to c. From here you will get the value of the t, that will be equals to 10.7 minute. कितना जाएगा t dash का वैल्यू 10.7 मिनट. एंड नाउ कम टू द केस सी. सी पर आइए. सी में क्या है देखिए. सी में आप सिर्फ इंक्रीज कर रहे हो आपकी फीड, बाकी चीजें सेम है. सो द वैल्यू ऑफ द v इज इक्वल्स टू, आपका v का वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज 40 मीटर पर मिनट. एंड द वैल्यू ऑफ द f dash विल बी चेंज, दैट इज 0.3015 mm. एंड द डेप्थ ऑफ कट विल रिमेन सेम 2 mm. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द t dash. तो ये हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई विद t dash 0.13 इंटू फीड, दैट इज इक्वल्स टू 0.3015 रेज टू पावर आपका हो जाएगा 0.6 इंटू d 2 रेज टू पावर 0.3 इक्वल्स टू c. फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द t, इट विल बी इक्वल्स टू 20 पॉइंट समथिंग मिनट. ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग ये आपका मिनट आएगा. एंड नाउ कम टू द केस सी. सी केस में आपने फीड को 25% इंक्रीज किया, V और D सेम रखा, तब आपका जो T का वैल्यू आ रहा है यहाँ आप लिख लीजिए, T विल बी इक्वल्स टू 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली. और यहाँ पर जो T का वैल्यू आ रहा है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 मिनट. दैट इज द टू लाइफ. और ये जो आपका D पार्ट है देखिए, D पार्ट में क्या है, कम टू द पार्ट D. D पार्ट में आप डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज कर रहे हो, बाकी सभी को सेम रख रहे हो. तो V आपका वही रहेगा 40 मीटर पर मिनट, और जो आपका फीड है वही रहेगा 0.25 mm. बट योर D विल बी चेंज्ड टू द 2.5 mm. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द T dash. सो 40 इंटू T dash रेज टू पावर 0.13 multiply with 0.25 raised to power 0.6 and multiply with 2.5 raised to power 0.3 equals to C. Calculate the value of the T dash from here in minute. तो ऑब्वियसली इस T dash की वैल्यू आपके इस T dash से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी. एंड इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट योर आंसर एज ए अप्रोक्सीमेटली 30-35 के पास आने वाला है. सो द वैल्यू ऑफ द T, if you increase the value of the D by 25% and if you keep the velocity and the feed as the same, then you will get the value as, it will be approximately equals to 35 मिनट. तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर आप इसका आंसर टिक कर लीजिए. ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. ठीक है, तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है. जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन को करोगे तब आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा. तो आपको ऐसे पार्ट A B C ऐसे एक तरफ लिख के फिर A B C D को सॉल्व करो, ऐसे काम नहीं चलेगा. आपको पहले A पार्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, फिर ऐसे B लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा. और यहाँ पर जो हम एब्रीविएशंस यूज में ले रहे हैं, जो हम यहाँ पर जैसे F डैश यूज में ले रहे हैं और जो हम यहाँ पर D डैश यूज में ले रहे हैं, उनको भी बताना पड़ेगा कि वो वैल्यूज कौन कौन सी है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है कन्वेंशनल सॉल्व होता है. एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखिएगा और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली 4 चीजें पूछी गई है. ठीक है, तो एक बार तो अगर हम सबको इंक्रीज करें तब, या और फिर उसने पूछा है कि एक एक करके अगर हम इंक्रीज करें तब T की वैल्यू क्या होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question is asked in the engineering services examination 2016. कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये भी. ये इससे भी छोटा क्वेश्चन है, हालांकि पढ़ने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इससे भी छोटा है. क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो पॉज करके और उसे सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है. इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द N and C इनडायरेक्टली. ये पूछ रहा है आप V और T के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कीजिए. तो V और T के बीच में जब आप रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द N and C. तो एक्सपोनेंट और कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? IES 2016. तो क्वेश्चन लिखिए IES 2016 कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल. अब डाटा लिखिए. आपको दे रखा है आपकी कटिंग स्पीड और उसके साथ दे रखा है आपको टूल लाइफ. ध्यान रखिए कटिंग स्पीड इसने दी है आपकी मीटर पर मिनट में और जो टूल लाइफ है वो आपको दिया है मिनट में. तो डाटा लिखिए पहले. व्हाट आर द गिवन डाटा?
तो देखिए गिवन डाटा में क्या लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये चलो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कीजिए, इट विल बी योर होमवर्क। होमवर्क इन द सेंस आपको ये खुद करना है फॉर योर प्रैक्टिस। तो इसमें सिर्फ मैं हिंट दे देता हूँ आपको क्या इक्वेशन लगानी है। आपको लगाना है v1 t1 रेज टू पावर n इक्वल्स टू v2 t2 रेज टू पावर n। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू लेने के बाद आप लगाइए v1 t1 रेज टू पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आपके पास v1 है, t1 है, n भी है। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द c एंड इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 0.16 एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास होगा एंड इट विल बी 72.43। तो ये दोनों आंसर आपका आना चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिए। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और पूछ रहा है कि कौन सा जो आपके कर्व है या फिर जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो किस मटेरियल के लिए है। तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन IES 2010। अब देखिए आपको दे रखा है HSS, कार्बाइड और सिरेमिक। तो लिख लीजिए HSS, कार्बाइड और सिरेमिक। जो HSS का कर्व होगा वो सबसे नीचे वाला कर्व होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। उसके ऊपर वाला होगा कार्बाइड, दैट इज इक्वल्स टू 2। और उसके ऊपर वाला होगा आपके सिरेमिक के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 3। सो 1 2 3। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, बहुत जल्दी हो गया ये तो, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? ए हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 2003। द टूल लाइफ फॉर द two tools A and B are shown in the figure. They follows the tool life equation Vt raised to power n equals to constant. Consider the following statements. 4 स्टेटमेंट दिए हैं और फिर ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये पूछा आपके IAS 2003 में। IAS 2003 क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका IAS, क्वेश्चन इज IAS 2003। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले ऐसे लिख लो 1 2 3 4। ऑप्शंस में जंप मत मारा करो, बिना स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है। पहला पढ़िए, ग्राफ देखिए, दोनों क्या है? पैरेलल जैसे हैं। और अगर दोनों पैरेलल हैं देन द वैल्यू ऑफ द n विल बी सेम फॉर द बोथ टूल A एंड B। A एंड B के लिए जो n का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर n का वैल्यू सेम रहेगा तो जो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके? गलत। तो आपका सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब फोर्थ और थर्ड ऑप्शंस में से आपकी चॉइस बनेगी। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ द सी फॉर टूल A विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द सी फॉर टूल B। A ऊपर है या नीचे है? सर A ऊपर है, तो मतलब C का वैल्यू ऑब्वियसली, मैथमेटिक्स है ये जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली जो आपकी वैल्यू होगी C की, इट विल बी मोर फॉर द टूल A एज कंपेयर टू द टूल B। तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 1 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014। क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014। और चलो ये आपके लिए होमवर्क है, एक्स्ट्रापोलेटिंग वाला ये क्वेश्चन है। इसको मैंने डिटेल में आपको बढ़ाया है, सारे पॉइंट्स भी मैंने आपको क्वेश्चन में लिखवाए, सॉरी क्लास में लिखवाए थे। सो दिस इज योर होमवर्क। आपकी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, जो मैंने आपको लिखा है उसी के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 1996। ये वाला टॉपिक पढ़ाने के जस्ट बाद मैंने आपको पढ़ाया था चिप इक्विवेलेंट, और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये कब इंक्रीज होता है। तो जल्दी से इसका आंसर दो। IES 1996, IES 1996 चिप इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है आपके साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करने के साथ साथ नोज रेडियस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन इंक्रीज इन द नोज रेडियस एंड साइड कटिंग एज एंगल ऑफ द टूल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी
ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। क्लास में करवा रखा है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 2009 कन्वेंशनल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये किसके लिए क्वेश्चन है, मिनिमम कॉस्ट के लिए या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको इसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा ही क्वेश्चन है। ये क्या है, छोटा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखिए IES 2009 कन्वेंशनल। क्वेश्चन इज IES 2009 कन्वेंशनल। कौन सा क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है। तो लिखिए डिटरमाइन द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड। सो इट इज आस्किंग फॉर द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड V0 फॉर एन ऑपरेशन ऑन ए लैथ मशीन यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टूल चेंजिंग टाइम इज इक्वल्स टू 3 मिनट, टूल रीग्राइंड टाइम इज इक्वल्स टू 3 मिनट, मशीन रनिंग कॉस्ट, अगर आपकी मशीन चल रही है तो उसकी कॉस्ट क्या है, रेट 0.50 पर मिनट। द डेप्रिसिएशन ऑफ द टूल रीग्राइंड इज रेट 5। अगर हम टूल को एक बार रीग्राइंड कर देते हैं तो उसमें जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 5 रुपए का आ रहा है। द कांस्टेंट इन द टूल लाइफ इक्वेशंस आर 60 and 0.2. So the value of the C is given, that is 60, and the value of the N is given, that is equals to 0.2. और ये आपका किसके लिए पूछ रहा है, ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर एन ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है ऑप्टिमम कटिंग स्पीड। ऑप्टिमम कटिंग स्पीड को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ऑप्टिमम टाइम। तो देखिए ये पूछ रहा है आपसे V0, लेकिन V0 निकालने के लिए जो हम इक्वेशन यूज में लेते हैं वो होता है V0 T0 रेज टू पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n? n इज इक्वल्स टू 0.2 and what is C? C is equals to 60, but we don't have the value of the T0. T0 can be calculated by T0 is equals to, what is T0? T0 is equals to TC plus CT divided by CM 1 minus N divided by N. What is TC? TC is the tool changing time. What is CT? CT for the tooling cost. एंड व्हाट इज CM? CM इज फॉर द मशीनिंग कॉस्ट। तो ये तो यूनिटलेस हो जाएगा वैसे ही। देखो टूल चेंजिंग टाइम क्या है, टूल चेंजिंग टाइम इज इक्वल्स टू 3 मिनट। तो डाटा लिखते हैं पहले, TC विल बी इक्वल्स टू 3 मिनट एंड CT किसके इक्वल होगा आपका, CT इक्वल होगा आपका टूल रीग्राइंड टाइम कितना है 3 इंटू, उसके बाद पूछ रहा है मशीनिंग टाइम कितना है, रीग्राइंडिंग करते हैं तो 3 मिनट है और 1 मिनट करने के लिए कितना रुपए लग रहा है 0.5 प्लस डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है आपके 5। सो दिस CT विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा आपके 1.5 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपके 6.5 एंड द वैल्यू ऑफ द CM इज इक्वल्स टू 0.5। पुट दिस ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द T0। तो T0 किसके इक्वल होगा, दिस T0 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस ये क्या आएगा 6.5 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 0.2। चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। T0 ये क्या हो जाएगा आपके, T0 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 0.2 विल बी कैंसिल्ड आउट, तो ये हो जाएगा आपके 13, 3 प्लस 13 मल्टीप्लाई विद ये हो जाएगा आपका 0.8 डिवाइड बाय 0.2। So 0.8 divided by 0.2, so it will be equals to 3 plus 13 multiply with ये हो जाएगा आपके point to point, ये हो जाएगा आपके 4, it will be multiply with 4, so it will be 16 into 4, तो 16 to the 32, 32 into 2 64, so this T0 will be equals to what, 64। तो यहाँ आप वैल्यू लिख लीजिए T0 की, it will be equals to 64 मिनट। तो यहाँ मत लिखिए, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो V0 इंटू 64 रेज टू पावर n की वैल्यू आपके 0.2 विल बी इक्वल्स टू C 60। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द V0 इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 64 रेज टू पावर 0.2। कैलकुलेट दिस V0 इन मीटर पर मिनट। तो यहाँ आप कैलकुलेटर यूज में ले लीजिएगा, आपको V0 का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन
2009 कन्वेंशनल क्वेश्चन, ऐसा इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया भाई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन सेम क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2001 कन्वेंशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है, इन ए सर्टेन मशीनिंग ऑपरेशन विद ए कटिंग स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट द टूल लाइफ वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 45 मिनट्स and when the cutting speed was increased to 100 meter per minute then the tool life will be decreased to 10 minute। तो tool life 10 minute हो चुकी है, ऐसा नहीं है डिक्रीज बाय 10 मिनट, tool life decreased to 10 मिनट है यहाँ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है। और उसके बाद आपका गिवन है एस्टिमेट द कटिंग टाइम फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इफ द टूल चेंज टाइम इज 2 मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज द क्वेश्चन आज इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2001 ESE 2001 कन्वेंशनल क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, कन्वेंशनल, यू कैन यूज द कैलकुलेटर। सो व्हाट आर द डाटा गिवन, तो पहला डाटा आपका जो गिवन है दैट इज द वैल्यू ऑफ द V1 दैट इज 50 मीटर पर मिनट, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर मिनट एंड द वैल्यू ऑफ द T1 इज इक्वल्स टू 45 मिनट। So T1 that is tool life 45 minute. If the velocity is increased to 100 meter per minute, then the tool life will be decreased, and it will be equals to T2. It will be equals to 10 minute. किसके इक्वल हो जाएगा, 10 मिनट के इक्वल हो जाएगा। ओके अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नॉट मिनिमम कॉस्ट। It is asking the value of the V naught for maximum productivity. For maximum productivity. अब V naught को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए T naught because V naught T naught raised to power n equals to constant। ठीक है, तो हमारे पास C भी नहीं है n भी नहीं है, and with the help of these two datas we can calculate the value of the C as well as the value of the n। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। V1 T1 raised to power n equals to V2 T2 raised to power n। Put all this value 50 into 45 raised to power n equals to what is V2? V2 is 100 into 10 raised to power n। तो सोल्व कीजिए। सो दिस विल बी द 2। तो 45 raised to power n divided by 10 raised to power n equals to 2। So this will be 4.5 raised to power n will be equals to 2। From here you will get the value of the n। मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा ये। Now you have to calculate the value of the c। So कहीं भी इन दोनों में से एक जगह आप क्या रख दो, n रख दो। So V1 T1 raised to power n equals to c। What is V1? 50। What is T1? 45 raised to power n equals to c। जब आप n का वैल्यू रखोगे you will get the value of the c। अब आते हैं हमारे इस T नोट पर। What is this T नोट? T नोट will be equals to TC multiply with 1 minus n divided by n, and the tool changing time is given in the question that is equals to 2 minute। So this TC will be equals to 2 minute। So this T नोट will be equals to 2 multiply with 1 minus n का वैल्यू आपको पुट करना है डिवाइड बाय यहाँ भी n का वैल्यू आपको पुट करना है। From here you will get the value of the T नोट। And after getting the value of the T naught, put this T naught in this equation। So this V naught T naught raised to power n will be equals to constant। You have to calculate the value of the V naught। You have to calculate the value of the V naught, that will be equals to C divided by T naught raised to power n, and this value will be in the meter per minute। ये किस में आ जाएगा, मीटर पर मिनट में आ जाएगा। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है, सेकंड नंबर में ये वाला स्टेप फॉलो करना है, थर्ड नंबर पे ये वाला स्टेप फॉलो करना है, और फोर्थ नंबर पर आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। देन यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the IAS 2011 मेंस एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका तो मैं स्टेप्स भी आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको खुद का करना है बेस्ड ऑन यू।
तब आपकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वेंशन क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपका जो न्यूमेरिकल वाला जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 2019 इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आए थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगर वैसे क्वेश्चन भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो ये है आपका क्वेश्चन IAS 2011 मेन। तो क्वेश्चन इज योर IAS 2011 मेंस, और इसके आगे मैं एक अच्छा सुंदर सा कोट लिखने वाला हूं, दैट इज डू इट योरसेल्फ। ये आपको खुद को करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IAS 2007। तो ये है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, IAS 2007। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कर्व्स दे रखे हैं और पहचानना है कि कौन सा कर्व कौन सा है। ठीक है, किसका कर्व कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपके लिखा है ABCD, तो ABCD लिखिए, ABCD। ए क्या है आपका, मशीनिंग कॉस्ट। तो मशीनिंग कॉस्ट के लिए कर्व कौन सा होता है, मशीनिंग कॉस्ट के लिए जो आपका मशीनिंग कॉस्ट के लिए जो कर्व होता है ए, वो होगा आपका 4th नंबर कर्व, जो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए का क्या हो जाएगा आपके 4, लिखिए धीरे धीरे चलिए, इसमें ए का हो जाएगा आपके 4। उसके बाद आपके दे रखा है टूल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, टूल कॉस्ट। तो टूल कॉस्ट के लिए सबसे नीचे वाला कर्व होगा 1, जो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है ना, वो होगा 1। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बी का 1। तो 41 देखिए कहीं आ रहा है, हाँ 41 आपके बी ऑप्शन में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी है आपका टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट। तो टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, सो 3। और डी क्या है आपका, डी है आपका नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। तो नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा 2, दैट इज द आइडल कॉस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हाव भाव मत खो देना, फ्लो मत हो जाना क्वेश्चन के चक्कर में। क्वेश्चन आज इन द IAS 2011 कब पूछा गया, ये आपका IAS 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2011। सब कुछ मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली, दैट इज टू द ऑप्टिमम स्पीड इज वन विच शुड हैव। तो इसने ऑप्टिमम बताया, ऑप्टिमम स्पीड, ना ही ज्यादा ना ही कम। अगर ऑप्टिमम स्पीड ज्यादा हो जाएगी, अगर वो मैक्सिमम की तरफ चली जाएगी, तो आपका MRR तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ये तो ऑप्टिमम के लिए पूछ रहा है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है दैट इज द हाई मटेरियल रिमूवल रेट, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगर आपकी ऑप्टिमम स्पीड बहुत ही कम हो गई है तो आपकी टूल लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिमम स्पीड का मतलब ये नहीं है मिनिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है इट इज द स्पीड विच टेक्स द बैलेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड। तो आपका सेकंड भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। थर्ड देखिए क्या है, इट इज द बैलेंस ऑफ द मटेरियल रिमूवल रेट एंड द कटिंग टूल लाइफ। ऐसा ही नहीं है कि टूल लाइफ इंक्रीज करने के चक्कर में हमने मटेरियल रिमूवल रेट को डिक्रीज कर दिया, और ऐसा भी नहीं है मटेरियल रिमूवल रेट को इंक्रीज करने के चक्कर में टूल लाइफ को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका एक सिग्निफिकेंट मटेरियल रिमूवल रेट भी होना चाहिए और कुछ ना कुछ आपकी सिग्निफिकेंट टूल लाइफ भी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना 2-2 मिनट बाद टूल को चेंज करोगे, समझ रहे हैं। ग्राइंडिंग जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी मशीनिंग ऑपरेशंस में कि जब भी आपकी ग्राइंडिंग व्हील में रबिंग एक्शन होता है कि हार्ड के लिए कौन सा व्हील लेंगे, सॉफ्ट के लिए कौन सा व्हील लेंगे, तो उसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि टूल लाइफ मिनिमम क्या होनी चाहिए, सो दैट और प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट शुड नॉट बी डिक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन 3 हो जाएगा। सो IAS 2011, तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, दैट इज द ऑप्शन डी, 3 ओनली। ये ऑप्टिमम के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी क्या, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, तो ऑप्टिमम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसकी मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो मैंने शायद ये ट्रिक आपको क्लास में भी बताई है। मतलब जिसके आगे मैक्सिमम लिखा है ना वो हमेशा मैक्सिमम होता है, और जिसके आगे मिनिमम लिखा है वो हमेशा मिनिमम होता है, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में प्रॉफिट वाला होता है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग अप्रोचेस नॉर्मली अप्लाइड फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द मशीन। ओके, द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, of the optimum cutting speed obtained by these approaches is, क्या क्या देखा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, तो इसके आगे मैक्सिमम लिखा है तो इसकी मैक्सिमम होगी। मिनिमम प्रॉफिट क्राइटेरिया, प्रॉफिट को हम लेते ही नहीं है। मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया, तो इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो प्रोडक्शन रेट की मैक्सिमम होगी और आपकी मिनिमम कॉस्ट की मिनिमम होगी, और जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो बीच में रहेगा। तो ये जब ग्राफ बनाया था मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, और ये पूछ रहा है आपके असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन लिखिए पहले, दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1999। क्या है, 1999। तो देखिए ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले लिखो यहां पर, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, विच ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, प्रॉफिट वाला हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ मैक्सिमम वाले की कॉस्ट आएगी और यहाँ मिनिमम वाले की कॉस्ट आएगी। और मैक्सिमम वाले के लिए उन्होंने क्या लिखा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, तो यहाँ आएगा आपके मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, ऐसा होगा क्या। और मिनिमम वाले के लिए इसने क्या लिखा है, मिनिमम वाले के लिए इसने लिखा है मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया, मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया। क्या ऐसा होगा क्या, जल्दी से बताओ, ऐसा होगा क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम इधर जा रहे हैं तो ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जल्दी बताओ ना यार। सर यहाँ तो ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, हमने उल्टा लिखा है। क्या लिखा है, उल्टा। ये चीज मैं नोटिस करवाना चाहता था आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपसे ऑर्डर पूछे उससे पहले आप क्या लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। यहां कौन होगा, सर मिनिमम होगा, और मिनिमम से थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर और बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा। अब बताओ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सर ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले जो मैंने लिखा था वो क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। तो मिनिमम क्या है, देखिए मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरियन, सॉरी मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया। उसके बाद क्या, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। तो देखिए क्या है, ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 1, एंड द ऑप्शन 3, 2, 1 दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर यही मैं नया क्वेश्चन बना दूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूछूं, कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, इस तरफ होगा, दैट विल बी 1, 2, 3। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, 2, 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो 1, 2, 3 गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल 1, 2, 3 भी क्वेश्चन में गिवन है। कुछ स्टूडेंट जल्दी जल्दी में ए कराएंगे और वो उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन गलतियों से बचने के लिए पेशेंस के साथ पहले लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर और फिर समझे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए। यहां मैक्सिमम और यहां मिनिमम नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंटों ने हाँ भी भर दी होगी जब मैंने यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम लिखा था। तो जिन्होंने नहीं भरी है ना, बहुत अच्छी बात है, आप बेस्ट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए कि प्रॉफिट कहां होता है। आपको ये तो क्लास में भी करवाया, ये तो हमने क्लास में भी करवाया है कि प्रॉफिट कहां होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। IAS 1998, so this is your question, IAS 1998। अब कहां होगा भाई, 2 और 4 के बीच में, किसके बीच में, 2 और 4। सो द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बस इतना सा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IAS 2002, जल्दी से बता दो इसका आंसर, बार बार थोड़ी बताएंगे। जो मैक्सिमम वाला होगा वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम वाला होगा वो मिनिमम वाला होगा। ये और क्या ट्रिक बताएं भाई इसमें। अब देखो
ऑप्शन सी में देखो मिनिमम वाला कम बता रहा है, मैक्सिमम वाला ज्यादा बता रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सही है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द आईएएस 1997। जल्दी से आंसर बताओ भाई इसका। क्वेश्चन आस्क्ड इन आईएएस 1997, क्या होगा इसका आंसर? इन टर्निंग द रेशियो ऑफ द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर मिनिमम कॉस्ट, ध्यान से, द रेशियो ऑफ ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर मिनिमम कॉस्ट डिवाइड बाय एंड फॉर द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। तो मैक्सिमम रेट लिख लो ओनली। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए कम होती है, मैक्सिमम कॉस्ट के लिए ज्यादा होती है। ऑब्वियसली दिस रेशियो विल बी लेस देन 1। तो ऑप्शंस में आइए, इक्वल टू 0.1, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी में आइए, ग्रेटर देन 1, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी और सी में से होगा। किस में से होगा? बी और सी में से। लेकिन सी नहीं होगा, क्यों? इतना भी कम नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, दैट इज 0.62, करेक्ट आंसर 0.62 1.0। इतना भी नहीं कम होता कि 0.1 पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं? 0.1 तक नहीं पहुंचेगा, आपका रहेगा 0.6 से 0.9 या फिर 9.5 के बीच में। तो अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर बच रहा है वो सिर्फ यही बच रहा है। सो ऑप्शन सी विल बी नॉट द करेक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। कम नहीं होता, इतना ज्यादा कम नहीं होता, कम तो होता है, इतना भी कम नहीं होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट रेट। तो प्रॉफिट वाला बीच में होना चाहिए, तो बीच वाला ऑप्शन देखो कौन सा है। प्रॉफिट वाला हमेशा कहाँ होना चाहिए? बीच वाला होना चाहिए। जल्दी से बताओ, आईईएस 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट वाला क्या होना चाहिए? बीच में। सो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज आईईएस 2000। देखो क्या है, प्रॉफिट वाला पूछा है, तो प्रॉफिट वाला हमेशा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर विल बी इन बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द मिनिमम कॉस्ट एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए एक ही ग्राफ पर कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आईईएस 2004। so this is the question, IES 2004। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए पहले जंप मत करो ऑप्शंस में, पहले बेस्ड ऑन यू आप आंसर को सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं है पहला स्टेटमेंट पढ़ा, अगर वो सही है सीधा आंसर में आ गए। कभी कभी आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पढ़िए क्वेश्चन को। एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनिशियली रिड्यूसेस एंड देन आफ्टर ऑप्टिमम कटिंग स्पीड इट विल बी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ही सही है। कम टू द सेकंड। एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड आफ्टर ए क्रिटिकल वैल्यू इट विल बी रिड्यूसेस। तो दूसरा क्या हो गया? इनकरेक्ट। दूसरा क्या हो गया? इनकरेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। हायर फीड रेट फॉर द सेम कटिंग स्पीड reduces the cost of the production। ध्यान से सुनिए, हायर फीड रेट फॉर द सेम कटिंग स्पीड विल बी reduces the cost of the production। बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल सही है। फोर्थ तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 and 3। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द आईईएस 2004, जो आपका आईईएस 2004 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन ए होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए। इन इकोनॉमिक्स ऑफ द मशीनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट रहता है? जल्दी से बताओ। मशीनिंग कॉस्ट पर पीस, टूल चेंजिंग कॉस्ट पर पीस, टूल हैंडलिंग कॉस्ट पर पीस, या फिर टूल कॉस्ट पर पीस। बताइए जल्दी से। दिस इज द क्वेश्चन आज इन द आईईएस 2002। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी। क्या होगा? ए फॉर आगरा, ये नहीं होगा। किन किन का ए आ रहा है?
किसी का नहीं आना चाहिए। आपका आंसर आएगा टूल हैंडलिंग कॉस्ट पर पीस। तो जो आपका क्वेश्चन है IES 2002 का, क्वेश्चन इज IES 2002, इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज टूल हैंडलिंग कॉस्ट पर पीस। तो यहां तक मैं क्लास को होल्ड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्लास में हम सभी क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे वो क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो कन्वेंशनल क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 3-4 कन्वेंशनल क्वेश्चन थे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको वापस रिपीट करने हैं विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, विदाउट वाचिंग द सॉल्यूशन। तो उन क्वेश्चन को आप वापस सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहां तक के लिए बहुत है आज, फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।